ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोन पर जब अनिका ने रोहित से कहा कि वह उसे घर आकर बताएगी कि वह किससे मिलना चाहती थी, तब रोहित ने उसकी बात पर एक्साइट होते हुए कहा, आ जाओ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित ने सभी लोग ऐसा क्यों कहा था। रोहित ने अपनी बात समझाते हुए कहा, दरअसल आर्यन भी यहीं आया है, मारवा हाउस के बड़े घर पर। अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहले प्रभास की सर्जरी में बिजी थी और उसके बाद बूढ़े बाबा के साथ बातचीत करने में बिजी थी। बूढ़े बाबा के चले जाने के बाद भी अनिका कई घंटों तक उनकी छानबीन करती रही। अनिका लगभग भूल चुकी थी कि उसने लगभग 40 घंटे से आर्यन की कोई खबर नहीं ली थी। अनिका ने हैरान होते हुए रोहित से पूछा, आर्यन वहाँ क्या कर रहा है? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, वह अपनी बहन की मदद करने आया है। मेरा मतलब है, यहाँ मारवा हाउस में एक प्रथा होती है। यहाँ के फैमिली टीचर हर महीने 1.5 महीने में बच्चों की एग्जाम लेते हैं। इसे मारवा हाउस की एक इंटरनल स्कूल समझ लो। और तुम तो हमारी शरारती रिया को अच्छी तरह जानती हो। एग्जाम में बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं वह एग्जाम से डरती है या उसे एग्जाम में पूछे गए सवालों से डर लगता है, मगर उसे लगता है कि एग्जाम फिजूल टाइम वेस्ट करने का एक जरिया है। जितना वक्त इंसान एग्जाम देने में गवाता है, उतने वक्त में वह कई सारी नई चीज सीख सकता है। अनिका भी रिया की यह फिलॉसफी अच्छी तरह जानती थी। अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। फोन रखने से पहले रोहित ने अनिका से कहा, मगर तुम यहाँ मत आना, हम लोग एग्जाम पूरी होते ही सीधे बिला पहुँचेंगे, तुम हमसे वहीं मिलना। अनिका ने रोहित की बात सुनकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ मारवा हाउस में बने एक स्पेशल क्लासरूम में आर्यन ने एग्जाम का पेपर सबमिट करते हुए अपने टीचर से कहा, सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? आर्यन को इतनी जल्दी पेपर सबमिट करता हुआ देखकर टीचर ने आर्यन से कहा, अभी तो और आधा घंटा बाकी है, पूरे 1 घंटे की एग्जाम है। क्या तुम कुछ वक्त लेना चाहते हो? क्या कोई ऐसे सवाल हैं जिन्हें तुम फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हो? आर्यन ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली टीचर से कहा, मैंने हर सवाल का जवाब विद ऑप्शन लिख दिया है। टीचर अच्छी तरह जानते थे कि आर्यन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था और टीचर इस बात से भी काफ़ी खुश थे कि आर्यन दिन ब दिन पढ़ाई में और तेज होता जा रहा था। कई दिनों से रिया रोहित मारवा के साथ रहती थी, इसलिए आज जब रोहित अपने परिवार से मिलने मारवा हाउस आया तो रिया को अपने साथ लेकर आया था। रिया को देखते ही टीचर ने रिया से कहा कि उसे एग्जाम देने क्लासरूम में आना है। यह बात सुनते ही रिया ने इरिटेट होकर सीधे आर्यन को कॉल करके मारवा हाउस बुला लिया। जैसे ही आर्यन एग्जाम देकर नीचे गार्डन में आया तो आर्यन ने देखा कि रिया झूले पर बैठकर अपने टेबलेट में गेम खेल रही थी। जैसे ही रिया ने आर्यन को देखा, वह दौड़कर अपने भाई के पास आई और पूछने लगी, आर्यन, कैसी रही मेरी एग्जाम? रिया की बात सुनकर आर्यन और ज़्यादा इरिटेट होने लगा। एक तो आर्यन सिर्फ रिया की जगह एग्जाम देने के लिए खास गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस तक आया था, और एग्जाम लिखने के लिए थैंक यू बोलने से पहले रिया ने आर्यन को यह पूछ लिया कि आर्यन ने रिया के लिए एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए थे। आर्यन ने रिया से कहा, अच्छी रही, तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी मार्क्स आएंगे। तुम दुनिया की पहली ऐसी स्टूडेंट हो जिसके लिए एग्जाम सचमुच एक खेल है। वैसे तो रिया आर्यन को अच्छी तरह समझती थी, मगर वह अपने भाई के इस स्टंट को दिल पर नहीं लेना चाहती थी। आर्यन की पीठ थपथपाकर रिया ने कहा, बस इसी तरह पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो और मेरे लिए मार्क्स स्कोर करते रहो। वैसे आर्यन को अपनी छोटी बहन की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वह जानता था कि रिया को समझाने का कोई फायदा नहीं था। आर्यन रिया के बगल में झूले पर बैठकर जब कुछ देर तक आराम से अकेले में वक्त बिताना चाहता था, तभी लड्डू अपने कुछ दोस्तों के साथ गार्डन में आया और रिया की ओर देखकर कहने लगा, देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आर्यन की बहन हो और मुझे जिसने उसी दिन गेम खेलते हुए हराया था वह तुम थी। आर्यन, अच्छा बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे और मेरे घर वालों को, मगर अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों के राज से पर्दा उठ जाएगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब सारे लोग तुम दोनों पर चीटर चीटर कहकर हंसेंगे।
जिस तरह उस दिन लोग मुझ पर हंस रहे थे। लड्डू के दिलो दिमाग में आज भी रिया के हाथों मिली उस हार की बात छपी हुई थी। मगर जब लड्डू को इस बात का पता चला कि उसे गेम खेलने में जिसने हरा था वह आर्यन नहीं बल्कि रिया थे, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लड्डू एक बार यह बर्दाश्त कर सकता था कि किसी लड़के ने उसे कंपटीशन में हरा दिया था, मगर वह यह बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि वह एक लड़की से हारा था। रिया की ओर गुस्से से देखते हुए लड्डू ने कहा, देख लेना, बहुत जल्दी तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया जाएगा। अपनी बहन का बचाव करते हुए आर्यन झूले से उतरकर लड्डू के पास आया और कहने लगा, यह क्या कह रहे हो तुम? ऐसी क्यों बात कर रहे हो मेरी बहन से? लड्डू ने आर्यन को रिया के लिए लड़ता हुआ देखकर कहा, अरे वह हमेशा चुपचाप रहने वाला आर्यन अपनी बहन के बचाव में बोल रहा है, तो मेरी भी एक कान खोलकर सुन लो। बहुत ही जल्द तुम दोनों लोगों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालने वाला तुम्हारे डैड का नाजायज बेटा आने वाला है। आसपास इकट्ठा हुए बच्चे नाजायज शब्द का मतलब नहीं जानते थे। उनमें से एक बच्चे ने लड्डू से पूछा, ये नाजायज क्या होता है? लड्डू ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, मेरी मम्मी पापा बात कर रहे थे कि नाजायज वो बच्चा होता है जिसका जन्म पापा ने तो किया हो लेकिन मम्मी ने ना किया हो। इसका मतलब यह हुआ कि वह बच्चा तुम्हारा भाई तो है मगर तुम्हारा भाई नहीं है। बाकी बच्चे लड्डू की इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए लड्डू ने रिया और आर्यन की ओर देखकर कहा, बहुत जल्द इन दोनों को इस घर से निकाल दिया जाएगा और उनके पापा का नाजायज बेटा उनकी जगह इसे छीनकर इन्हें कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल में भिजवा देगा। लड्डू की यह बात सुनकर बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। नन्ही सी रिया को लड्डू की बात पर काफी गुस्सा आ रहा था। आर्यन जानता था कि उसकी बहन किसी भी वक्त लड्डू पर गुस्सों और लातों से हमला कर सकती थी, इसलिए आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। तभी रिया ने आर्यन का हाथ झटके से छोड़कर लड्डू की ओर देखकर कहा, वैसे नाजायज तो तुम हो क्योंकि तुम अपने पापा के बेटे लगते ही नहीं हो। लड्डू हैरान होकर अपने आसपास खड़े बच्चों को देखने लगा। फिर लड्डू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बड़े ही एटीट्यूड में रिया से कहा, मेरे पापा मेरे खुद के पापा हैं और मेरी मम्मी भी मेरी खुद की मम्मी है, फिर मैं नाजायज कैसे हुआ? रिया ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि जरा आयुष अंकल की ओर देखो, वो कितने हैंडसम है, मगर तुम मोटे और अगली हो। मेरी तरफ देखो, आर्यन की तरफ देखो और बाकी बच्चों की तरफ देखो। सारे बच्चे अपने माँ बाप जैसे लगते हैं, मगर तुम ना ही अपनी मम्मी जैसे दिखते हो और ना ही अपने पापा जैसे। इसका मतलब तो साफ है कि तुम असलियत में एक नाजायज बच्चे हो। रिया की इस बात को सुनकर लड्डू गुस्से से तिलमिला गया था। उसे रिया की इस बात का करारा जवाब देना था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि वह रिया की बात का जवाब किस तरह से दे, क्योंकि रिया ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। बाकी बच्चे भी लड्डू को देखकर मन ही मन हंसने लगे थे। लड्डू से अपने यह इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए लड्डू फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाता हुआ घर के अंदर अपने पापा को ढूंढता हुआ चला गया। लड्डू के जाते ही आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की ओर ले गया। जैसे ही आर्यन और रिया कार में बैठे, रोहित भी मारवा हाउस से बाहर निकलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और रोहित ने ड्राइवर से कहा, चलो विला ले चलो, मैडम भी वहीं आने वाली हैं। यह बात सुनकर आर्यन और रिया दोनों खुश हो गए। जब रोहित की कार विला के बाहर पहुंची तो रोहित जल्दी से अपनी कार से उतरकर सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्शन देने चला गया कि किसी भी वक्त अनिका आ सकती थी। दोनों बच्चे कार से उतरकर विला की ओर जाने लगे। तभी आर्यन ने रिया से पूछा, क्या वह लड़का तुम्हारे साथ बातचीत करता है? क्या तुम्हारी उससे कोई बात बनी? रिया ने कहा, नहीं, वह सारा दिन अपने कमरे में ही रहता है, ज्यादातर सोता रहता है। मुझे तो लगता है कि वो बेचारा सीधा साधा लड़का है। रिया के मुंह से अलेक्जेंडर की तारीफ सुनकर आर्यन को कहीं न कहीं से जेलसी होने लगी थी। आर्यन ने रिया से कहा, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, मुझे तो लगता है वह लड़का अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। चलो मैं देखता हूँ कि आखिर वह लड़का चीज क्या है। आर्यन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू की बातों ने आर्यन के दिल पर कोई गहरा असर किया था। रिया अभी यह बात समझ नहीं पाई थी, मगर अपने भाई की बातों में हाँ मिलाते हुए रिया ने कहा, ठीक है, तुम चलो उससे मिलो, उससे बात करो,
फिर तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। वैसे तो रिया ज़्यादातर बातों में अपने भाई की बात नहीं मानती थी, मगर जब उसे लगता था कि आर्यन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है तो रिया कभी आर्यन की बात नहीं टालती थी। दोनों बच्चे जब विला के अंदर चले गए तब तेजी से अनिका की कार पार्किंग लॉट में आकर रुकी। रोहित किसी घर के मामूली नौकर की तरह भागकर अनिका की कार के पास गया और इससे पहले कि अनिका अपनी कार का दरवाजा खोलती, रोहित ने अनिका की कार का दरवाजा खोलकर अनिका को बाहर निकलने का इशारा किया। रोहित ने बड़े ही प्यार से झुककर अनिका को अपना हाथ दिया। हालांकि अनिका इस वक्त बिल्कुल रोमांटिक मूड में नहीं थी, मगर वह नहीं चाहती थी कि वह रोहित के इतने बड़े गेस्चर का इंसल्ट करे। इसलिए रोहित के हाथों में हाथ रखकर अनिका कार से बाहर निकलकर कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि अनिका अपनी बात आगे बढ़ाती, रोहित ने अनिका से कहा, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोहित ने बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार रिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। अनिका यह सारी भाग दौड़ में यह भूल ही गई थी कि ठीक 5 दिन बाद रिया और आर्यन का जन्मदिन था, मगर रोहित को रिया का जन्मदिन अच्छी तरह याद था। अनिका ने कभी भी रिया का जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया था क्योंकि उसी दिन अनिका ने अपने बेटे आर्यन को खो दिया था, मगर इस साल अनिका और रोहित के पास हर वह रीजन था कि रिया और आर्यन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। आखिर रिया का जन्मदिन ही आर्यन का असली जन्मदिन था। रोहित भी आर्यन के असली जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर अब मौका था कि रिया और आर्यन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है कि रिया को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। अनिका इस बात को लेकर हैरान थी कि रोहित की बातों में आर्यन का कहीं जिक्र ही नहीं था। अनिका अच्छी तरह जानती थी रोहित रिया को काफी ज्यादा प्यार करता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित को सिर्फ एक बच्चे पर अपना प्यार लुटा देना चाहिए। रिया को भी इम्पोर्टेंस काफी अच्छी लगती थी। सजना संवरना, लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना रिया को काफी अच्छा लगता था और रोहित का आइडिया रिया को काफी खुश कर देता। यह बात भी अनिका अच्छी तरह जानती थी, मगर अनिका रोहित को अपने मन की बात नहीं बताई। रोहित और अनिका बात करते करते विला के लिविंग रूम में गए। वहां उन्होंने जो देखा वह देखकर दोनों हैरान रह गए। आर्यन और रिया एलेक्जेंडर तीनों मिलकर ताश के पत्तों के महल बनाने की गेम खेल रहे थे। रिया की बर्थडे पार्टी रखने से रोहित रिया और आर्यन को अब पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। काफी लोग अब तक जान चुके थे कि रोहित और अनिका के जुड़वा बच्चे थे, मगर कई ऐसे लोग थे जिनके लिए यह बात अभी भी एक राज थी। रोहित ने आज तक आर्यन को भी काफी कड़क निगरानी के अंदर रखा हुआ था। रोहित जानता था कि मारवा खानदान के दुश्मन किसी भी वक्त नन्हे से आर्यन के लिए खतरा बन सकते थे, मगर दोनों बच्चे अब 6 साल के होने वाले थे। रोहित को लगा था कि यही सही वक्त था दोनों बच्चों को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का। वो यह भी जानता था कि नन्ही से रिया को सजना संवरना और पार्टी करना कितना अच्छा लगता था। जब उसने देखा कि अनिका को उसका यह आइडिया सुनकर काफी परेशानी हो रही थी, तो उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि अनिका के बिजी शेड्यूल के चलते उसे इस बात का डर लग रहा था कि वह पार्टी की सारी तैयारियां कैसे कर पाएगी। रोहित ने अनिका को तसल्ली देते हुए कहा, देखो, पार्टी की सारी जिम्मेदारियां घर के नौकरों को दे दी जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर अनिका ने राहत की सांस ली। रोहित और अनिका जब तक यह बात करते करते बंगले के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से बच्चों की आवाज आने लगी। जब धीरे से अनिका ने दरवाजा खोला तो रोहित और अनिका अंदर का नजारा देखकर शॉक हो गए। नन्हा सा आर्यन सोफे पर बैठकर ताश के पत्तों से महल बनाने की कोशिश कर रहा था और रिया और एलेक्जेंडर ठीक आर्यन के पीछे खड़े होकर आर्यन को गाइड कर रहे थे। आर्यन बड़े ही ध्यान से एक के बाद एक ताश के पत्तों को एक के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। एलेक्जेंडर ने पीछे से आर्यन को गाइड करते हुए कहा, एक काम करो, उस स्पेड को वहां रख दो, क्योंकि अगर नीचे वाले पत्तों पर ज्यादा वजन आ गया तो वह एक साइड से गिर जाएंगे और पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी।
तभी रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, मुझे नहीं लगता है, उस स्पेड को राइट साइड में रखना चाहिए, यही ठीक रहेगा। आर्यन सोच समझकर ध्यान देकर एक के ऊपर एक पत्तों को रख रहा था। कुछ देर तक अपने दोनों हाथ फोल्ड करके आर्यन मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसके बाद आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है अलेक्जेंडर सही कह रहा है। अगर राइट साइड पर स्पेस को रखा गया तो वहां पर वेट ज्यादा हो जाएगा और पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, वाह, पहली बार आर्यन ने किसी की बात मानी है, वरना आज तक मेरी तो कोई बात नहीं सुनता था, मगर तुम दोनों कह रहे हो तब तो वही सही होगा। आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात मानते हुए एक ताश का पत्ता लेफ्ट साइड पर रखा। महल को पूरा होते हुए देखकर पीछे बैठे अलेक्जेंडर और रिया जोर जोर से ताली बजाने लगे। आर्यन अपने इस कारनामे को देखकर काफी खुश लग रहा था। तीनों बच्चों को एक साथ दूसरे के साथ हंसी खुशी खेलते हुए देखकर अनिका और रोहित दोनों हैरान हो गए। वह तीनों बच्चों को कुछ और देर चुपचाप देखना चाहते थे, इसलिए दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ही ध्यान से दोनों एक दूसरे के पीछे छिपकर बच्चों को देखने लगे। तीनों बच्चों को एक साथ हंसी खुशी देखकर अनिका को ऐसे लगने लगा था जैसे अलेक्जेंडर उनके ही परिवार का हिस्सा था। अलेक्जेंडर की परवरिश जरूर क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग के साथ हुई थी, मगर कहीं न कहीं अनिका और रोहित दोनों को अलेक्जेंडर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन महसूस हो रहा था। बूढ़े बाबा के साथी प्रभास ने अनिका से कहा था कि अनिका ने सिर्फ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी अगर यह बात सच थी तो उसे अलेक्जेंडर के प्रति इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा था। अलेक्जेंडर की आंखें हर वक्त कुछ ढूंढती हुई नजर आ रही थी और अनिका को हमेशा से लगता था कि अलेक्जेंडर कहीं न कहीं अनिका के अंदर अपनी माँ की छिपी ममता को ढूंढ रहा था। तभी तीनों बच्चे एक दूसरे को ताली बजाते हुए सोफे के इर्द गिर्द घूमने लगे। रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के कंधे पर एक एक हाथ रखते हुए कहा, चलो यह तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरा बड़ा भाई आर्यन और छोटा भाई अलेक्जेंडर दोनों एक साथ मिलकर अगर कोई काम करे तो वह काम जरूर सक्सेसफुल होगा। रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और कहा, अरे मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ, मैं तो तुम दोनों से बड़ा हूँ। रिया ने अलेक्जेंडर की इस बात पर चौंकते हुए कहा, तुम यह बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम तो हमारी बर्थ डेट भी नहीं जानते। अलेक्जेंडर ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, अरे मगर तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे बोलने का तरीका, सब कुछ देखकर मैं यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए कहा, 5 दिन बाद मेरी बर्थडे है। इसका मतलब यह है कि 5 दिन बाद आर्यन का भी बर्थडे है। हम दोनों जुड़वा हैं। आर्यन बचपन से पापा के साथ रहता था, इसलिए उसे अपनी असली बर्थडे नहीं पता, मगर इस साल पहली बार हम दोनों भाई बहन साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को हम दोनों का बर्थडे है। मुझे बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है? रिया का सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें झुक गई। अलेक्जेंडर कुछ देर चुप रहा, तभी अनिका और रोहित भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका बेसब्री से अलेक्जेंडर के जवाब का इंतजार कर रही थी। अगर अलेक्जेंडर यह कहता है कि उसका भी जन्मदिन 19 नवंबर को है तो फिर यह कहा जा सकता था कि अनिका का शक सच था, और यह भी हो सकता था कि अलेक्जेंडर सचमुच रिया और आर्यन का भाई था। कुछ देर बाद अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन की ओर देखकर कहा, दरअसल मेरी कोई माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए मैं यह नहीं जानता कि मेरा जन्मदिन कब है। अलेक्जेंडर जब यह बात कह रहा था तब उसकी आंखों में काफी उदासी थी। अलेक्जेंडर को इस तरह मायूस देखकर आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भी मॉम डैड एक दिन जरूर मिल जाएंगे। अलेक्जेंडर हालांकि आर्यन की बात समझ नहीं पाया था, मगर आर्यन और रिया जिस तरह से अलेक्जेंडर के साथ काफी टाइम से बात कर रहे थे, अलेक्जेंडर को धीरे धीरे उनकी हर बात पर भरोसा होने लगा था। आर्यन ने रिया के पास जाकर रिया के कान में कुछ कहा। रिया और आर्यन आपस में कुछ डिस्कशन करने लगे। अलेक्जेंडर सुन नहीं पा रहा था कि रिया और आर्यन क्या बातें कर रहे थे। दरवाजे के पास खड़े रिया, रोहित और आर्यन भी नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों भाई बहन मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे।
कुछ देर के काफ़ी सीरियस डिस्कशन के बाद आर्यन कुछ सोचते हुए अलेक्जेंडर के पास आया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर आर्यन ने कहा, क्या 19 नवंबर यह तारीख तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें सही लग रही है? अलेक्जेंडर आर्यन की बात समझ नहीं पा रहा था। अलेक्जेंडर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो कुछ दिनों पहले तक मैं भी अपना बर्थडे नहीं जानता था, मगर मॉम और रिया जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मुझे मेरे जन्मदिन से जुड़ी काफ़ी बातें क्लियर होने लगी है। इनफैक्ट मुझे भी इसी साल पता चला कि मेरा जन्मदिन 19 नवंबर को है। हम दोनों के लिए यह लकी नंबर है, तो क्या तुम भी इसे अपना जन्मदिन बनाना चाहोगे? अलेक्जेंडर को यकीन नहीं हो रहा था कि रिया और आर्यन ने उसे अपना जन्मदिन ऑफर किया था। अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया की बात पर हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम लोग सचमुच अपनी बर्थडे मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? रिया खुद भी आर्यन की बात पर काफ़ी हैरान लग रही थी, मगर आर्यन ने रिया और अलेक्जेंडर दोनों को समझाते हुए कहा, देखो यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को जन्मदिन से उसके बर्थडे के बारे में पता हो। कुछ बच्चे मेरे और अलेक्जेंडर जैसे भी होते हैं जिन्हें अपने जन्म की असली तारीख पता नहीं होती है। जैसे मुझे जब मेरी बहन रिया मिली तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा जन्मदिन 19 नवंबर को था। इस तरह आज तुम यह भी समझ लो कि तुम्हें भी अपने खोए हुए भाई बहन वापस मिल गए। भाई बहन के साथ साथ तुम्हें अपनी नई जन्म तारीख भी मिल गई। अलेक्जेंडर को अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा प्यार कभी नहीं मिला था। अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन दोनों के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं भी आज के बाद हमेशा अपना जन्मदिन तुम्हारे जन्मदिन के साथ ही मनाऊंगा। 19 नवंबर मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा। तीनों बच्चों को यह बात इतनी अच्छी लगी कि तीनों एक दूसरे के गले मिलकर गोल गोल घूमने लगे। तभी अचानक आर्यन की नज़र दरवाजे पर खड़ी अनिका और रोहित की ओर गई। रोहित और अनिका को अंदर आता हुआ देखकर आर्यन दौड़कर रोहित के पास आ गया और रोहित से कहने लगा, डैड, क्या हम 5 दिन बाद अलेक्जेंडर का भी बर्थडे हमारे साथ मना सकते हैं? इससे पहले कि रोहित आर्यन की इस बात का जवाब देता, अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। जरूर हम 5 दिन बाद तुम तीनों का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ा और रोहित को सीधे ऊपर की ओर ले गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अनिका ने रोहित से कहा, क्या खराबी हो जाएगी अगर अलेक्जेंडर भी दोनों बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना लेगा तो? रोहित अनिका को समझ नहीं पा रहा था। अभी यह बात कंफर्म नहीं हुई थी कि आखिर अलेक्जेंडर रश्मि का बेटा था या अनिका का, मगर फिर भी अनिका अलेक्जेंडर को कुछ ज़्यादा ही ममता दिखा रही थी। रोहित को इस बात का डर था कि अगर कल उठकर यह बात अनिका को पता चलती कि अलेक्जेंडर अनिका का नहीं बल्कि रश्मि का बेटा था, तब अनिका का क्या हालत होगा। और अगर उस वक्त अनिका ने अचानक ही अलेक्जेंडर को अपने आप से दूर कर दिया तो अलेक्जेंडर के दिल पर क्या बीतेगी। रोहित खुद भी अलेक्जेंडर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा था। वह जानता था कि अगर एक बार वह अलेक्जेंडर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो फिर सच्चाई जानने के बाद अगर अनिका के पक्ष में नतीजा ना हुआ तो रोहित के लिए अलेक्जेंडर से दूर हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही रोहित और अनिका स्टेयर केस से ऊपर चले गए, अलेक्जेंडर और रिया आर्यन के पास आए और दोनों ने फिर से आर्यन का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। अचानक ही आर्यन ने जोर से अपना हाथ अलेक्जेंडर के हाथ से छुड़ाया और बाहर गार्डन की ओर जाकर खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर आर्यन की यह हरकत देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो आर्यन खेलकर उसके साथ बातें कर रहा था वह अचानक उससे इतना नाराज क्यों हो गया था। रिया भी अलेक्जेंडर का हाथ छोड़कर दौड़कर आर्यन के पीछे गई। आर्यन अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बाहर गार्डन की ओर देख रहा था। रिया ने आर्यन के बगल में आकर आर्यन से पूछा, क्या हुआ, क्या मेरी कोई गलती हुई? तुम ही ने कहा था कि अलेक्जेंडर के साथ घुल मिलकर बातें करनी है। उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसके खिलाफ हैं और तुम ही अब नाराज होकर यहाँ आ गए। आर्यन ने रिया को समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यह सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानता था कि मॉम और डैड हमें बाहर से देख रहे थे और हाँ, हमें सिर्फ अलेक्जेंडर को यही यकीन दिलाना है कि हम उसके दोस्त हैं, मगर हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि अलेक्जेंडर कैसा लड़का है।
यह मत भूलो कि यह लड़का पापा का तो बेटा है मगर मम्मा का बेटा नहीं है। अगर हम दोनों के जन्मदिन के वक्त इसे हमसे दूर रखा तो हो सकता है कि पापा को इसके लिए सिंपैथी हो जाए और कल उठकर पापा इसके लिए मुझे, तुम्हें और मामा को छोड़ दें। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बस कुछ दिन और हमें यह नाटक जारी रखना होगा। जब रिया और आर्यन यह सारी बातें कर रहे थे, अलेक्जेंडर दौड़कर उन दोनों के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? क्या हम और कोई खेल खेलें? आर्यन ने अलेक्जेंडर के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे साथ खेल खेलना बंद करना होगा तुम्हें। नन्हा सा अलेक्जेंडर आर्यन की इस तरह की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो आर्यन कितनी अच्छी तरह से उसके साथ खेल रहा था, फिर अचानक उसे क्या हो गया। आर्यन ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, देखो तुम हमारे देश के नहीं हो सकता है हमारी गेम्स तुम्हें अच्छी ना लगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गेम खेलो और हम लोग अपनी गेम्स खेलेंगे। हो सकता है कि जिन खेल गेम्स के बारे में तुम्हें ज़्यादा पता नहीं चलता, उस गेम को खेलते वक्त हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मॉम और डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम अकेले ही वही खेलो, वही बेहतर होगा। यह कहते हुए आर्यन रिया का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की ओर ले गया। वहीं दूसरी ओर रोहित फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। रोहित ने अनिका से पूछा, वैसे तुम किसके बारे में मुझसे पूछना चाहती थी? क्या कोई परेशान कर रहा है? मैं अभी चिराग से कहकर उस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगवाता हूँ। अनिका ने रोहित को धीमी आवाज में समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम किसी ईगल या टाइगर नाम के इंसान को जानती हो? अनिका के मुंह से यह नाम सुनकर रोहित के चेहरे पे हैरानी आ गई। रोहित ने अनिका से पूछा, यह लोग कौन है और इस तरह का नाम कोई क्यों रखेगा? रोहित की हैरानी देखकर अनिका समझ चुकी थी कि यह दोनों ही नाम रोहित के नहीं थे। अनिका को लगा था कि इंपीरियल ग्रुप पर जो ईगल और टाइगर नाम के लोग हैं, जरूर रोहित उनमें से कोई एक है। मगर इस वक्त रोहित के चेहरे पर अनिका ने जो एक्सप्रेशन देखे थे, उससे अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि यह दोनों ही नाम रोहित के नहीं थे। अनिका दरअसल रोहित से किंग के बारे में पूछताछ करना चाहती थी, मगर जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित तो टाइगर और ईगल को भी नहीं जानता, तब अनिका यह बात जान चुकी थी कि किंग के बारे में रोहित को पूछने से कोई फायदा नहीं था। जब अनिका समझ चुकी थी कि अब रोहित से आगे इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था, तब अचानक अनिका के मन में अलेक्जेंडर को लेकर फिक्र होने लगी। अलेक्जेंडर की मासूम आंखें बार बार अनिका को बता रही थी कि जरूर अलेक्जेंडर और अनिका के बीच में कोई न कोई संबंध था। मगर प्रभास ने अनिका से कहा था कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मगर फिर भी न जाने क्यों अनिका को पूरी तरह से उसे बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका फर्स्ट फ्लोर पर बने एक टेरेस्ड गार्डन की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूब गई। रोहित ठीक अनिका के पीछे खड़ा था। रोहित अनिका को टेरेस गार्डन दिखाकर अनिका की राय जानना चाहता था। रोहित जानना चाहता था कि इस गार्डन में अनिका को किस तरह के फूल पौधे लगाना पसंद होगा। मगर अनिका के रिएक्शन को देखकर रोहित समझ चुका था कि अनिका ने टेरेस गार्डन को नोटिस भी नहीं किया था। कुछ देर तक अनिका नीचे खड़े अलेक्जेंडर के बारे में सोचती रही। रोहित पहली बार अनिका के चेहरे को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका किस परेशानी में उलझी थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम मुझे जरा खुलकर बताओगी कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? कौन है यह दो लोग? अनिका ने रोहित की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, मैं तो अलेक्जेंडर के बारे में सोच रही थी, वह लड़का। इससे पहले कि अनिका अपनी बात आगे बढ़ाती, अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने अपनी जेब से अपना फोन निकालकर सीधे राजलक्ष्मी को कॉल लगा दिया। जैसे ही राजलक्ष्मी ने कॉल उठाया, अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर्स फिर से रीस्टोर करने में कितना वक्त लग सकता है? कब तक पता चलेगा कि आखिर उसका डीएनए स्ट्रक्चर मुझसे और रोहित से मैच होता है या नहीं? राजलक्ष्मी ने पूरा प्रोसेस अनिका को फिर से समझाते हुए कहा, देखिए मैडम, इसमें बहुत टाइम लग सकता है और आप तो जानती हैं कि पहले से आपने मुझे बहुत सारा काम दे रखा है। अब दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप ही मुझे बताइए कि मैं ज़्यादा घंटे कहाँ से लेकर आऊँ?
अनिका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि राजलक्ष्मी जरूरत से ज्यादा काम करती थी, मगर इस बार अनिका के लिए जल्द से जल्द यह जानना बेहद जरूरी था कि अलेक्जेंडर का रोहित और अनिका के साथ क्या रिश्ता था। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, देखो, बूढ़े बाबा तो अब अस्पताल में नहीं है, मयूर की सिचुएशन भी काफी बेहतर होने लगी है। तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके अलेक्जेंडर के ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश करो। 19 नवंबर से पहले किसी भी हालत में मुझे यह पता करना है कि आखिर उस बच्चे का मेरे और रोहित के साथ क्या कनेक्शन है। राजलक्ष्मी ने हैरान होकर अनिका से पूछा, मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि 5 दिन के अंदर आप यह सब क्यों जानना चाहती हैं? अनिका ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि 5 दिन बाद 19 नवंबर को रिया और आर्यन का जन्मदिन है। अनिका ने जो बातें फोन पर राजलक्ष्मी को नहीं कही थी, राजलक्ष्मी वह बात समझ चुकी थी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, ठीक है मैडम, मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं आपको प्रॉमिस नहीं दे सकती, मगर मैं कोशिश पूरी करूँगी। राजलक्ष्मी का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, वैसे यह बर्थडे पार्टी में तुम क्या करना चाहते हो? मेरा मतलब है, क्या मारवा खानदान की हर पार्टी की तरह इस पार्टी में भी पूरे शहर को दावत दी जाएगी? रोहित जानता था कि ज्यादा भीड़ भाड़ और ज्यादा तामझाम करना अनिका के स्वभाव में नहीं था। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, घबराओ मत, यह छोटी सी पार्टी होगी। कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा। यह समझ लो कि बस घर के लोगों के बीच ही पार्टी की जाएगी और पार्टी की तैयारी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रोहित ने घर के एक नौकर को फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर बुलाया और उसे कहा, 19 नवंबर को रिया का बर्थडे है, हमें पार्टी की अरेंजमेंट करनी होगी। रोहित के मुंह से पार्टी का नाम सुनकर खुद घर का चीफ नौकर हैरान रह गया। रोहित ने इससे पहले विला में कभी कोई पार्टी नहीं रखी थी, मगर अब तक तो घर के सारे नौकर यह बात जान चुके थे कि रोहित रिया से कितना प्यार करता था और रिया के बर्थडे पर रोहित के एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा थे। नौकर समझ चुका था कि अगले 5 दिन घर के नौकरों की फौज के लिए काफ़ी मेहनत भरे होने वाले थे। अभी से उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी इसी वक्त वह वहां से दौड़कर तैयारी शुरू करने की जल्दबाजी में था। नौकर ने रोहित से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लगभग कितने मेहमान आएंगे? रोहित ने नौकर की ओर देखकर कहा, मैं चिराग को बता दूंगा कि इनविटेशन लिस्ट में किन लोगों को बुलाना है। शाम तक चिराग तुम्हें कॉल करके बता देगा कि कितने लोग आने वाले हैं। तब तक तुम तैयारी शुरू करो। इससे पहले कि नौकर वहां से जाता, रोहित ने उसे रोककर कहा, और देखो, तैयारी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। इस पार्टी में मुझे कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। हमारे बच्चों का 6ठा जन्मदिन है, मगर यूं समझ लो कि पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। जितने भी मेहमान आए उन्हें यह पार्टी जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर अनिका समझ चुकी थी कि जिस पार्टी को अभी कुछ देर पहले रोहित काफी छोटी और मामूली बता रहा था, उस पार्टी से रोहित के कितने एक्सपेक्टेशन थे। घर का नौकर यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि पार्टी में खाने पीने से लेकर पार्किंग तक की अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल था। ऊंचे खानदान के जितने भी लोग पार्टी में आते थे, वह अपने ड्राइवर के साथ कार में आते थे। न सिर्फ उनके लिए पार्किंग की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, बल्कि उनके साथ आए ड्राइवर के लिए खाने पीने का अलग बंदोबस्त करना पड़ता था। 5 दिनों के अंदर इतनी सारी तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं थी। नौकर के जाने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुमने तो अभी अभी कहा था कि पार्टी काफी लो प्रोफाइल रहने वाली है। रोहित ने टेरेस की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, पहली बार मैं मेरी बेटी का जन्मदिन मनाने वाला हूँ। उसे देखते हुए तो यह काफी लो प्रोफाइल ही रहने वाली है। अगर मेरा बस चलता तो पूरे शहर को दावत देता। अनिका जान चुकी थी कि अब रोहित को रोकने का कोई फायदा नहीं था। रोहित उन बाप में से था जो अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अनिका जानती थी कि अब उसे जल्द से जल्द घर जाकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी वक्त से वो जगी हुई थी। पहले प्रभास का ऑपरेशन, उसके बाद बूढ़े बाबा से पूछताछ और उसके बाद यहाँ पर लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। अनिका गुलेरिया हाउस जाकर जल्द से जल्द कुछ देर की चैन की नींद पूरी करना चाहती थी। जब वो नीचे हॉल में पहुंची तब आर्यन ने उससे कहा, क्या मैं आज यहीं रुक सकता हूँ? कई दिनों के बाद मैं अपनी बहन से मिला हूँ। वहाँ अकेले अकेले कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ।
अनिका जानती थी कि अनिका के बिजी शेड्यूल की वजह से आर्यन गुलेरिया हाउस में काफ़ी अकेलापन महसूस करता होगा। इसलिए अनिका ने भी आर्यन को अपने साथ ले जाने की जिद नहीं की और आर्यन को वहीं रहने की परमिशन दे दी। जाने से पहले अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अलेक्जेंडर के साथ घुल मिल गए हो। देखना कि उसे किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। अपनी माँ के मुंह से अलेक्जेंडर के लिए ऐसी बातें सुनकर आर्यन के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा था, मगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आर्यन ने अपनी मॉम से पूछा, अगर अलेक्जेंडर आपको परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन का यह मासूम सा सवाल अनिका समझ नहीं पाई थी। अनिका ने उससे पूछा, अलेक्जेंडर मुझे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? वह तो एक बच्चा है। आर्यन के पास इस सवाल के कई जवाब थे, मगर वह इस वक्त अपनी मॉम को वह सारे जवाब देकर हर्ट नहीं करना चाहता था। वह अनिका को यह नहीं बताना चाहता था कि मारवा हाउस में अलेक्जेंडर को लेकर क्या क्या बातें चल रही थी। आर्यन ने अनिका को यकीन दिलाया कि वह अलेक्जेंडर के साथ अच्छी तरह से रहेगा। इसके बाद अनिका दोनों बच्चों को अलविदा कहकर वहां से चली गई। अनिका की जाती ही नन्ही सी रिया ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अब हम क्या करें? मम्मा नहीं चाहती कि हम अलेक्जेंडर को कोई तकलीफ पहुंचाएं। आर्यन कुछ देर अपनी कमर पर हाथ रखकर अनिका को कार में बैठकर जाती हुई देख रहा था। आर्यन कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद रिया की आंखों में आंखें डालकर आर्यन ने कहा, हमारा प्लान कुछ देर तक हमें होल्ड कर देना चाहिए, मगर हाँ, एक बात अच्छी तरह से तुम भी याद रखना कि अगर वह अलेक्जेंडर हमारी मॉम को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाना चाहेगा तो हम यह कभी नहीं होने देंगे। इससे पहले वह हमारी मॉम को पापा की ज़िंदगी से बाहर करे, हम उसे हम सबकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। अलेक्जेंडर के साथ अब नरमी से पेश आना पड़ेगा। यह बात सुनते ही नन्ही सी रिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही आर्यन ने रिया के चेहरे पर स्माइल देखा, उसने रिया से कहा, देखो, तुम्हें ज़्यादा इमोशन से काम नहीं लेना। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, जो मैं कहूँ उसी को फॉलो करना, वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अलेक्जेंडर के साथ अगर दोस्ती बढ़ाई तो तुम न सिर्फ अपने आप को बल्कि हमें और मम्मा को भी मुसीबत में डाल सकती हो। हमें हमारा प्लान कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखा है, मगर यह याद रखना है कि जल्द से जल्द हमें किसी भी तरह उस अलेक्जेंडर को घर से बाहर निकालना है। आर्यन और रिया के बीच में जो भी बातें हो रही थी वह चुपचाप स्टेयर केस के ऊपर अलेक्जेंडर सुन रहा था। आर्यन जो कुछ भी उसके बारे में बोल रहा था वह सुनकर अलेक्जेंडर के मन में आर्यन के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। गुस्से में आकर अलेक्जेंडर अपने कमरे में चला गया और अपने सीक्रेट फोन से क्रिस्टोफर को फोन लगा दिया। अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से पूछा, मेरी बर्थडे कब है? अलेक्जेंडर ने जब आर्यन की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन उसके खिलाफ इस तरह की प्लानिंग क्यों कर रहा था। दरअसल अलेक्जेंडर को रिया में अपनी एक बहन दिखाई देती थी, इसलिए वह रिया के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता था और रिया की वजह से ही वह आर्यन के साथ भी दोस्ती रखना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे रिया से दोस्ती करनी है तो उसे आर्यन से भी नज़दीकियाँ बढ़ानी होगी। मगर आर्यन की इस तरह की प्लानिंग के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर का दिल टूट गया था। अलेक्जेंडर के हाथ में एक गुड़िया थी, जिसे अपनी मुट्ठी में कसकर अलेक्जेंडर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही वह गुड़िया उसने जोर से जमीन पर फेंकी और अपना सीक्रेट फोन निकालकर क्रिस्टोफर को कॉल लगाया। जैसे ही क्रिस्टोफर ने कॉल उठाया, इससे पहले कि अलेक्जेंडर उसे कुछ पूछ पाता, क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से पूछा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हारे नए पापा के घर पर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? क्रिस्टोफर की बात को टालते हुए अलेक्जेंडर ने सीधे क्रिस्टोफर से पूछा, आप मुझे बताइए, मेरी बर्थ डेट क्या है? क्रिस्टोफर यह सुनकर हैरान रह गया। आज से पहले अलेक्जेंडर ने कभी भी इस चीज़ के बारे में क्रिस्टोफर को कभी नहीं पूछा था, मगर आज जब अलेक्जेंडर ने यह सवाल पूछ ही लिया था तो क्रिस्टोफर ने बिना छुपाए अलेक्जेंडर से कहा, तुमने बहुत सही वक्त पर अपने जन्मदिन के बारे में पूछा है। 5 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, 19 नवंबर को। अपने जन्मदिन की तारीख सुनकर खुद अलेक्जेंडर हैरान रह गया।
वह अब तक जान चुका था कि 5 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को रिया और आर्यन का भी जन्मदिन था, मगर उसे इस बात की हैरानी थी कि यह कैसे हो सकता था कि ठीक उसी दिन उसका भी जन्मदिन था। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अलेक्जेंडर काफी हैरान रह गया था। कुछ देर तक जब अलेक्जेंडर की कोई आवाज नहीं आई, तब क्रिस्टोफर ने फोन पर अपना गला खराशते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, कहाँ खो गए? अलेक्जेंडर ने तुरंत क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, यही हूँ मैं डैड। अलेक्जेंडर की आवाज कानों पर पड़ते ही क्रिस्टोफर ने उससे पूछा, वैसे तुम्हारे नए पापा तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? दरअसल क्रिस्टोफर के इस सवाल का सही जवाब तो खुद अलेक्जेंडर के पास भी नहीं था। जब से वह रोहित से मिला था, रोहित ने ना ही उससे कभी प्यार से बात की थी और ना ही कभी उस पर किसी तरह का गुस्सा किया था। यह कहना सही नहीं होता कि रोहित ने अलेक्जेंडर को कोई तकलीफ दी थी, मगर यह बात भी सच थी कि रोहित ने अलेक्जेंडर को कोई खास प्यार भी नहीं दिखाया था। अलेक्जेंडर मन ही मन सोचने लगा कि आखिर रोहित किस तरह का बाप था। एक तरफ वह अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इतनी तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ अपने तीसरे बच्चे से उसे कोई खास लगाव नहीं था। अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से कहा, हाँ मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे नए पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरा मतलब है घर के नौकर मुझे मेरा खाना पहुँचा दिया करते हैं। मुझे यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं है। उसके बाद क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से पूछा, तो बताओ कि तुम्हारे नए भाई बहन तुम्हें कैसे लगे? यह सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों होंठ कस के दबा दिए। वह क्रिस्टोफर को सारी सच्चाई नहीं बताना चाहता था, इसलिए बात को टालने के लिए कह दिया, हाँ दोनों ठीक हैं, दोनों से बनती है मेरी। इसके बाद क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से पूछा, और वह औरत अनिका, उसके साथ कैसी जमती है तुम्हारी? कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से कहा, पूरे घर में एक वही है जो मुझे प्यार से देखती है। उन्होंने जितनी बार मुझे देखा है, मुझे कभी डर नहीं लगा। उनकी आंखों में देखकर मुझे कभी अपने लिए नफरत नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने मुझसे कोई खास बात भी नहीं की है। दरअसल हमें एक दूसरे के साथ बात करने का कोई मौका नहीं मिला। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी तेज हो, मगर अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम इस उम्र में नहीं समझ पाओगे। उस औरत ने तुम्हें बहुत बचकर रहना है। देखो तुम रोहित के नाजायज बेटे हो। इसका मतलब यह हुआ कि वह औरत तुम्हें नफरत करती होगी क्योंकि तुम उसके बेटे नहीं हो, और वह जरूर चाहेगी कि बड़े होकर इतने बड़े परिवार की इनहेरिटेंस उसके बेटे आर्यन के हाथ में आए। जब से उसे पता चला होगा कि तुम आर्यन की कुर्सी पर बैठ सकती हो, उसने तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा, और उसकी प्लानिंग इतनी जल्दी तुम्हें पता नहीं चलेगी। इसलिए उस औरत से हमेशा तुम्हें बच के रहना है। उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इतना याद रखना, तुम उसके बेटे नहीं हो तो वह तुमसे नफरत करेगी। अगर तुम्हें बड़े होकर आर्यन की जगह लेनी है तो तुम्हें यह बात साबित करनी होगी कि तुम आर्यन से बेहतर हो। किसी भी हालत में तुम्हें आर्यन के आगे झुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह रोहित की नज़रों में तुम्हें आर्यन से ज़्यादा काबिल होने की बात साबित करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालकर कुछ सालों में आर्यन को परिवार से बाहर करना होगा। तभी जाकर आगे चलकर तुम्हारे लिए रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। वरना इतना याद रखना, वह आर्यन किसी न किसी बहाने तुम्हें जरूर घर से बाहर निकाल कर रहेगा, क्योंकि उसके लिए तुम खतरा हो। यह बात अब तक वह अच्छी तरह जान चुका होगा। क्रिस्टोफर की बातें अलेक्जेंडर के मन पर काफ़ी गहरा असर कर रही थी। वह चुपचाप क्रिस्टोफर की सारी बातें सुनता रहा। फ़ोन रखने से पहले अलेक्जेंडर ने एक आखिरी बार क्रिस्टोफर से पूछा, डैड क्या आप श्योर हैं कि मेरा जन्मदिन 19 नवंबर को है? क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अलेक्जेंडर की इस बात का जवाब देते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, मगर तुम्हारे बारे में इतनी जानकारी जरूर रखता हूँ। यह मत भूलना कि मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। तुमसे जुड़ी हर बात मैं इस दुनिया में किसी भी और इंसान से ज़्यादा जानता हूँ। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अलेक्जेंडर को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि उसका जन्मदिन भी 19 नवंबर को था। क्रिस्टोफर का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कुछ देर तक अलेक्जेंडर अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमते हुए यह समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसका जन्मदिन रिया और आर्यन के जन्मदिन के साथ मैच कैसे हो रहा था।
मन ही मन वह छोटा सा बच्चा यह भी सोचने लगा कि कहीं इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह भी अनिका का ही बेटा था। क्रिस्टोफर ने आज तक कभी अलेक्जेंडर को अपनी बायोलॉजिकल मदर के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर आज क्रिस्टोफर के मुंह से अपने जन्मदिन की बात सुनकर कहीं न कहीं अलेक्जेंडर को इस बात का शक होने लगा था कि कहीं वह माँ जो उसे सालों पहले छोड़कर चली गई थी, वह कहीं अनिका ही तो नहीं थी। कहीं न कहीं इस सवाल से अलेक्जेंडर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बाकी सारी बातें जैसे एक पल के लिए भूल गया। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर यह बात सच हुई और वह रिया और आर्यन का सगा भाई निकला, तो हो सकता है वह लोग अलेक्जेंडर को अपने ही परिवार का हिस्सा मान ले और उसके साथ फिर से हंस खेलकर बातें करने लगे। जैसे ही यह ख्याल अलेक्जेंडर के मन में आया, वह दौड़कर अपने जन्मदिन की बात रिया और आर्यन को बताने चला गया। रिया और आर्यन नीचे हॉल में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अलेक्जेंडर दौड़कर बाहर गार्डन की ओर गया। अलेक्जेंडर ने देखा कि 2-3 गाड़ियां विला के अंदर आई थी, जिनमें से कुछ बच्चे उतरकर गार्डन की ओर आने लगे। वह बच्चे 9 से 10 साल के बच्चे थे। दरअसल यह बच्चे रिया और आर्यन को मिलने आए थे। इन बच्चों के माँ बाप ने पहले से इन बच्चों को सिखा रखा था कि हालांकि आर्यन उन बच्चों से उम्र में बहुत छोटा था, मगर वह लोग कभी आर्यन को इस बात का एहसास न होने दें और कभी भी आर्यन को किसी तरह की परेशानी ना पहुंचाए, ताकि बड़े होकर जब आर्यन मारवा बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में संभाले, तब वह बच्चे आर्यन के करीबी दोस्त में से एक रहे। जब उन बच्चों ने अचानक गार्डन में अलेक्जेंडर को देखा, तो वह सारे बच्चे दौड़कर अलेक्जेंडर के पास आए। उन बच्चों में से जो सबसे ज्यादा लंबा और वजनदार था, उसने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पहले हंसना शुरू किया था। उसने हंसता हुआ देखकर बाकी बच्चे भी अलेक्जेंडर पर हंसने लगे। अलेक्जेंडर ने उन बच्चों को पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही वह सारे बच्चे अलेक्जेंडर को देखकर हंसने क्यों लगे थे। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसे लगा शायद उसने कपड़े कहीं से फटे हुए थे, इसलिए सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। मगर जब अलेक्जेंडर ने गौर से चेक किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बिल्कुल ठीक थे। तभी उस लंबे और तगड़े बच्चे ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, अरे हैरान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारे कपड़े पर नहीं, तुम पर हंस रहे हैं। अलेक्जेंडर ने उन बच्चों से पूछा, मगर तुम लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हो? मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं पहले। उस बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम इस दुनिया के वह पहले बच्चे हो जिसे यह तो पता है कि उसका बाप कौन है, मगर यह नहीं जानता कि उसकी माँ कौन है। तुम एक नाजायज बच्चे हो। जब अलेक्जेंडर ने अपने लिए नाजायज शब्द को सुना, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अलेक्जेंडर ने पहले ही इंटरनेट पर पता कर लिया था कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। अलेक्जेंडर ने अपनी इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वह जानता था कि उससे ज्यादा उम्र के 4-5 बच्चे उसके सामने थे। अलेक्जेंडर चाहकर भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी एक और बच्चे ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द तुम यहाँ से भगा दिए जाओगे, जानते हो। अलेक्जेंडर चुपचाप उन बच्चों की बात को सुनने लगा। जब बच्चे ने उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने अपने माँ बाप को यह कहते हुए सुना है कि तुम अनिका आंटी के बेटे नहीं हो, और इसलिए अनिका आंटी और रोहित अंकल मिलकर तुम्हें एक दिन धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तुम आर्यन की जगह लेना चाहते हो, मगर तुम यह करने में कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि आर्यन एक काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है और वह तुम्हारी तरह नाजायज भी नहीं है। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है आर्यन के साथ, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि तुम खुद ही रोहित अंकल के घर को छोड़कर भाग जाओ, वरना वह दिन दूर नहीं जब सब परिवार के बच्चे मिलकर तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकालेंगे। फिर से बाकी सारे बच्चे हंसने लगे। तभी उन सब बच्चों के लीडर ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो छोड़ो, हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जो चीज़ तुम्हारे साथ कुछ महीनों बाद होने वाली है, उसकी बात अभी से करके तुम्हें डराएंगे नहीं। चलो मुझे जरा यह तो बताओ कि अकेले अकेले सारा दिन तुम बंगले में करते क्या हो? मैंने तो सुना है कि तुम बहुत दूर किसी अनजान देश से हमारे देश में आए हो। यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? क्या तुम्हारे देश में तुम्हारा कोई दोस्त था? उस बच्चे की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अपना सर झुका दिया। अलेक्जेंडर जानता था कि वह जिस माहौल से आया था, वहाँ उसके कोई दोस्त नहीं थे।
दोस्त के नाम पर सिर्फ उसके कमरे में पिंजरे में कैद उसके प्यारे पालतू जानवर उसके साथी थे। अलेक्जेंडर ने अपने से दोगुने कद के बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रैबिट, डॉग, पैरेट और मेरे पास कुछ लव वर्ड्स भी हैं। वो लोग मुझसे बातें भी करते हैं। अलेक्जेंडर की बात सुनकर अचानक ही सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। कुछ बच्चे तो गार्डन की घास पर लेट लेट कर अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। तभी उन सब बच्चों के लीडर ने अलेक्जेंडर का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, हम सबको बेवकूफ़ बनाते हो। यह सब जानवर तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें उनकी भाषा बोलनी आती है? क्या तुम जानवरों की भाषा बोल सकते हो? उस बच्चे ने अलेक्जेंडर का कॉलर कसकर पकड़ लिया। अलेक्जेंडर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से उस बच्चे के हाथ को अपने कॉलर से हटाना चाहता था, मगर वह ऐसा नहीं कर पाया। वहाँ रोहित अपने कमरे में बैठा लगातार यह सोच रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर का जन्म कब हुआ था। रोहित के मन में तभी एक ख्याल आया कि अगर वह यह जान सके कि अलेक्जेंडर का जन्मदिन कब था तो यह पता लगाया जा सकता था कि वह आर्यन और रिया का सगा भाई था या नहीं। गार्डन में सारे बच्चों ने अलेक्जेंडर को चारों ओर से घेर लिया था। उन बच्चों के लीडर ने अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर उससे डरते हुए पूछा, बताओ हमें, क्या तुम जानवरों की भाषा जानते हो? अलेक्जेंडर ने घबराकर हाँ में अपना सर हिला दिया। अलेक्जेंडर का जवाब सुनकर बच्चे जोर जोर से फिर से हंसने लगे। तभी सबसे बड़े बच्चे ने अलेक्जेंडर की पीठ थपथपाते हुए कहा, चलो ठीक है, तो कुत्ते की भाषा में बोलकर दिखाओ। अलेक्जेंडर इन सब बच्चों से काफी छोटा था। वह ना ही ताकत में उनका मुकाबला कर सकता था और ना ही अकेला 3-4 बच्चों से मुकाबला करके जीत सकता था। यह बात उसे अच्छी तरह पता थी, मगर उन बच्चों ने अलेक्जेंडर के सामने जो शर्त रखी थी उसे पूरा करना भी उसके लिए नामुमकिन था। यह बात सच थी कि अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने गले से उन जैसी आवाज़ निकाल सकता था। अलेक्जेंडर अक्सर अपने दोस्तों के रिएक्शन और उनके एक्सप्रेशन से यह पता लगा लेता था कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी। अलेक्जेंडर के पालतू जानवर भी अलेक्जेंडर का हर हुक्म अच्छी तरह से समझ सकते थे, मगर ऐसा नहीं था कि अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल करता था। अपने आसपास बच्चों को अपनी ओर हंसता हुआ देखकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। अलेक्जेंडर काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड था। वह जानता था कि बड़े बच्चों के साथ मुकाबला करके वह जीत नहीं सकता था, मगर इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह इस तरह सबके सामने अपनी बेइज्जती होते हुए देखता रहे। तभी अलेक्जेंडर के मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने अपने से दोगुने कद काठी के उस लड़के को धीरे से अपना कान अलेक्जेंडर के मुंह के पास लाने का इशारा किया। उस बच्चे ने सोचा कि शायद सबके सामने जोर जोर से कुत्ते की आवाज़ निकालने में अलेक्जेंडर को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वह धीरे से उसके कानों में कुत्ते की आवाज़ निकालना चाहता था। जैसे ही वह लड़का अपने कान अलेक्जेंडर के मुंह के पास लाया, अलेक्जेंडर ने जोर से उस लड़के के कान में अपने तेज और नुकीले दांतों के बीच फंसा दिया और जोर से उसके कान को काटना शुरू किया। उस लड़के के मुंह में इतनी जोर से चीख निकली कि ऐसा लग रहा था कि उसकी चीख बादलों के ऊपर सीधे आसमान से टकराकर वापस जमीन की तरफ आएगी। बाकी बच्चे अपने ग्रुप की लीडर की इस तरह की चीख सुनकर घबराकर शांत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ग्रुप के लीडर को किस तरह बचाए। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाते हुए उस बच्चे ने अलेक्जेंडर को अपने कानों से दूर करने की कोशिश की, मगर अलेक्जेंडर ने अपने दांतों की पकड़ इतनी मजबूत बना रखी थी कि वह लड़का जान चुका था कि अगर उसने ज़बरदस्ती अलेक्जेंडर को अपने से दूर करने की कोशिश की तो हो सकता था कि उसका कान भी अलेक्जेंडर के दांतों में फंसा रह जाए और बिना कान के ज़िंदगी के बारे में सोचकर उस लड़के का दर्द बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वह लड़का अपने घुटनों के बल सीधे जमीन पर गिरा। अलेक्जेंडर ने फिर भी उसका कान नहीं छोड़ा। उस लड़के ने अपने हाथ जोड़े और किसी तरह दर्द भरी अपनी चीख दबाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, मुझे माफ़ कर दो और छोड़ दो मेरे कान को। जैसे ही उस लड़के ने अलेक्जेंडर से माफ़ी मांगी, अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे अपने दांतों की पकड़ उसके कान से ढीली की। जैसे ही अलेक्जेंडर ने उस लड़के के कानों को पूरी तरह छोड़ दिया, दर्द के मारे अपना कान पकड़कर वह लड़का
कुछ देर जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। अलेक्जेंडर ने बाकी हैरान बच्चों के सामने देखकर कहा, ना सिर्फ मैं कुत्तों की भाषा बोलना जानता हूँ, बल्कि उनकी तरह काटना भी जानता हूँ। अब अगर किसी को यह जानना है कि मैं कुत्ते की तरह कैसे काट सकता हूँ, तो आ जाओ मेरे पास। अलेक्जेंडर की बात सुनकर बाकी बच्चे काफ़ी घबरा गए थे। किसी तरह उन बच्चों ने अपने लीडर को जमीन से उठाया और उससे सीधे दौड़कर अपनी कारों में बैठ गए। बच्चों को इस तरह भागता हुआ देखकर अलेक्जेंडर ने अपना मुंह पोंछा और सीधे दौड़कर विला के अंदर चला गया। अलेक्जेंडर रोहित को बताना चाहता था कि वह जान चुका था कि उसका जन्मदिन कब है। अलेक्जेंडर अच्छी तरह जानता था कि अगर रोहित और अनिका के सामने यह साबित हो जाता है कि अलेक्जेंडर उन्हीं का बेटा है, तो उसके ऊपर लगा यह नाजायज का टैग हमेशा के लिए मिट जाएगा और रोहित और अनिका भी अलेक्जेंडर को ठीक उसी तरह प्यार करेंगे जिस तरह वह दोनों आर्यन और रिया को प्यार करते थे। कहीं न कहीं अलेक्जेंडर भी यह चाहता था कि बिल्कुल रिया और आर्यन की तरह रोहित सबके सामने 19 नवंबर को बर्थडे पार्टी में यह बताए कि अलेक्जेंडर भी उसी का बेटा था। रिया और आर्यन की तरह उसका भी बर्थडे पार्टी मनाई जाए। यह ख्याल अपने मन में लेकर अलेक्जेंडर सीधे रोहित के कमरे के पास गया, मगर जैसे ही चुपके से अलेक्जेंडर ने रोहित के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रोहित अपने पांव पर पांव चढ़ाकर अपनी एक उंगली अपने नाक के ऊपर रखकर कुछ सोच रहा था। रोहित का चेहरा देखते ही अलेक्जेंडर के मन का सारा कॉन्फिडेंस कहीं चला गया। अलेक्जेंडर इस सोच में पड़ गया कि यह बात वह शुरू कैसे करे। तभी अलेक्जेंडर को यह ख्याल भी आया कि अलेक्जेंडर का बर्थडे 19 नवंबर को है। यह जानने के बाद भी अगर रोहित ने अलेक्जेंडर को अपनाया नहीं तो। जब अलेक्जेंडर यह सब कुछ सोच रहा था तब अलेक्जेंडर ने भी अपनी एक उंगली अपने नाक पर रखी और गहरी सोच में खो गया। अलेक्जेंडर ने यह रियलाइज भी नहीं किया कि वह इस वक्त जिस तरह सोच रहा था ठीक उसी तरह रोहित भी अपनी नाक पर एक उंगली रखकर सोच रहा था। दोनों के हाव भाव और एक्सप्रेशन एक दूसरे से काफी मिलते थे। अलेक्जेंडर बार बार अपने मन ही मन में प्रैक्टिस करने लगा कि वह किस तरह रोहित को यह बताए कि उसका बर्थडे भी रिया और आर्यन की तरह 19 नवंबर को है। किसी तरह अलेक्जेंडर रोहित को यह समझाने की कोशिश करना चाहता था कि जरा वह अपने दिमाग पर जोर डाले कि अगर तीनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पर है तो इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर कोई नाजायज बच्चा नहीं था, बल्कि अनिका और रोहित का ही बेटा था। अलेक्जेंडर जब यह सब कुछ सोच रहा था तो अचानक ही उसके कानों पर शोर शराबे की आवाज पड़ने लगी। आवाज सुनते ही अलेक्जेंडर ने रोहित के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और स्टेयर केस से नीचे की ओर देखने लगा। अलेक्जेंडर यह देखकर हैरान हो गया कि जिस बच्चे को उसने काटा था वह अपनी मां को लेकर वापस लौटा था। कुछ और बच्चे भी उसके साथ पीछे पीछे चल रहे थे। जिस बच्चे का कान अलेक्जेंडर ने काटा था उसकी मां काफी गुस्से में लग रही थी और वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। हालांकि वह बच्चा अलेक्जेंडर से उम्र में और कद काठी में काफी बड़ा था, मगर इस वक्त जिस तरह वह रो रहा था वह देखकर अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 साल की बच्ची भूख लगने पर रो रही थी। उसने अपना एक हाथ अपने कान पर लगा रखा था। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। उसकी आंखों से बह रहे आंसू यह चीख चीख कर कह रहे थे कि अब तक बाल्टी भर के आंसुओं का पानी बहा चुका था। जैसे ही उस बच्चे ने अलेक्जेंडर को सीढ़ियों पर खड़ा देखा, उस बच्चे ने अपने हाथ के इशारे से अपनी मां से कहा, वह रहा वह लड़का जिसने मेरे कान इतनी बुरी तरह से काटा। अलेक्जेंडर को देखते ही उस बच्चे की मां ने सीढ़ियां पर चढ़ते हुए कहा, यह किस तरह के बच्चे हो तुम बच्चे हो या कोई जंगली जानवर? इस तरह से कोई किसी के कान को काटता है क्या? अलेक्जेंडर चुपचाप उस बच्चे की मां को देखता रहा। उसके बच्चे की मां के सर पर जैसे खून सवार था। अपने बच्चे के कान की हालत देखकर उसकी मां ने अलेक्जेंडर को डांट लगाते हुए कहा, तुम जैसे बच्चों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर तुम जैसे बच्चे इसी तरह खुलेआम घूमते रहें तो बाकी बच्चों की जिंदगी के लिए यह खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चे को लेकर कोई माँ इतनी पॉसेसिव हो सकती थी, यह बात अलेक्जेंडर को नहीं पता था। अलेक्जेंडर ने भी कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था। आज भले ही वह औरत अपने बच्चे के लिए अलेक्जेंडर को बुरी तरह डांट फटकार लगा रही थी, मगर कहीं न कहीं अलेक्जेंडर को उस रोते हुए बच्चे से ज़्यादा अपने आप पर तरस आ रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर जानता था कि अगर उसे इस तरह की कोई चोट पहुंचे
तो उसके लिए तड़पने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वह बच्चे की माँ अलेक्जेंडर को डांट फटकार लगा रही थी, तभी अचानक बाहर से आ रहे शोर को सुनकर रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। रोहित को देखते ही उसे बच्चे की माँ ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और रोहित से कहा, माफ़ करना रोहित, बिना इजाज़त तुम्हारे घर में इस तरह घुस आई हूँ, मगर क्या करती। देखो जरा मेरे बच्चे की हालत कितनी बुरी तरह से इनका कान काटा है इस छोटे और शरारती बच्चे ने। रोहित इस औरत को अच्छी तरह जानता था। उस औरत का परिवार मारवा परिवार से काफ़ी क्लोज था और आए दिन वह औरत और उसका बेटा आर्यन से मिलने घर पर जाया करते थे। ऊंचे खानदानों में उसे औरत का नाम भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए रोहित ने भी उसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या अलेक्जेंडर ने काटा आपकी बेटी को। रोहित ने उस औरत के कहने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जरूर यह हरकत अलेक्जेंडर की होगी। जब अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी तो वह खुद हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित तेजी से अलेक्जेंडर के पास चलकर आया और रोहित ने अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या यह हरकत तुमने की है। अलेक्जेंडर अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। रोहित के मन में एक साथ उससे जुड़ी सारी बातें याद आने लगी। किस तरह इससे पहले भी सिक्योरिटी गार्ड को अलेक्जेंडर काट चुका था। रोहित जानता था कि नन्हे से अलेक्जेंडर की परवरिश क्रिस्टोफर के साथ हुई थी, इसलिए इस तरह की हरकतें करना शायद उसके स्वभाव में था। रोहित यह भी जानता था कि किस तरह रश्मि ने बचपन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर को टॉर्चर किया था, और एक छोटे से बच्चे के ऊपर जब इतना टॉर्चर किया जाता है तो उसके स्वभाव में उसका रिएक्शन जरूर नजर आता है। रोहित के मन में इस वक्त अलेक्जेंडर के लिए गुस्सा और हमदर्दी दोनों एक साथ चल रहे थे। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने उस रोते हुए बच्चे की ओर देखकर कहा, तुम मुझसे उम्र में और वजन में दोगुने हो, फिर भी मुझसे मुकाबला करने की बजाय तुम अपनी माँ को हम दोनों के झगड़े के बीच लेकर आए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे अपने झगड़ों में बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते। यह किस तरह के लड़के हो तुमसे बेहतर तो 2 साल की बच्चियां हैं जो कुछ देर बाद शांत हो जाती हैं, मगर तुम तो लगातार पिछले आधे घंटे से रो रो कर सबके सर में दर्द दे रहे हो। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आसपास खड़े बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे। जो बच्चा रो रहा था वह खुद अपना रो रो कर हैरानी से अलेक्जेंडर को देखने लगा। कद काठी और उम्र में अलेक्जेंडर उस बच्चे से आधा था, मगर उनकी आंखों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर उन सारे बच्चों से दोगुनी उम्र का था। जब उस रोते हुए बच्चे की मां ने यह बात सुनी तो उसकी मां ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखा रोहित, तुमने यह किस तरह का बच्चा है। इसे अपने किए पर किसी तरह का कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं है। इनफैक्ट इसे तो इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे को इसने इस तरह से इंजरी पहुंचाई है। इस तरह के बच्चे अगर बाकी बच्चों के साथ घूमने फिरने लगे तो हम सब के बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उस औरत की बात सुनकर रोहित अपने गुस्से से काबू खो बैठा और अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर रोहित ने जोर से चीखते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर, क्यों कर रहे हो ऐसा। रोहित ने जब जोर से अलेक्जेंडर को डांट लगाई तभी अलेक्जेंडर के मन में एक साथ कई सवाल खड़े हो गए। रोहित ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि गलती किसकी थी। रोहित ने सीधे अलेक्जेंडर को सबके सामने डांट लगा दी थी। रोहित का इस तरह का बर्ताव देखकर अलेक्जेंडर ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रोहित को कभी अपना बाप नहीं मानेगा, और रोहित के साथ रहना भी अब अलेक्जेंडर को मंजूर नहीं था।